नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 मतलब एक सेट में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन 20 क्वेश्चनों में भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भूगोल के 5 क्वेश्चन और आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो शुरुआत के 4 टॉपिक हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरह से 20 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसी तरह से इस कंप्लीट सीरीज चलती रहेगी। इस वाले क्लास में जो है हम 4 टॉपिक ले रहे हैं। अगली जो मतलब नेक्स्ट सीरीज में लाएँगे, उसमें भी हम क्या करेंगे कि अगले 21 से लेकर के आगे के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और फिर अगली वाली क्लास में 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से हम 5 पार्ट में इस प्रैक्टिस सेट को चलाएँगे, ठीक है? तो आप समझ ही चुके होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आप अपना स्टडी मटेरियल जो भी है, आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं या अपने नोट्सों से पढ़ रहे हैं या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उसे कंप्लीट एक बार रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं या आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पहले सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग, कहाँ का पूछा है? कलिंग। कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और म्यूरासरमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, खारवेल। कलिंग के जो महान शासक थे वो कौन थे? खारवेल थे। अब इसका डिटेल डिस्कशन भी कर लेते हैं, इसका डिटेल जान लेते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कलिंग के जो चेदी राजवंश के संस्थापक थे वो थे महामेघवाहन। कौन थे? महामेघवाहन। इस वंश के सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो राजा हुए हैं वो कौन हुए? खारवेल हुए। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया। ये जो जानकारी मिलती है हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है कि खारवेल के बचपन की शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा बनने के बाद से 13 वर्ष तक का शासन काल की जो घटनाओं को पता चलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें हाथी गुफा अभिलेख से पता पड़ता है खारवेल के बारे में। और जो खारवेल थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। कहाँ के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? जैन धर्म के। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में राजा खारवेल ने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पर जैन भिक्षुकों के लिए जो गुफा बनाई थी, गुफा विहार बनाए थे, वो उन्हें दान में करके या निर्माण करके दिए थे। ठीक है, तो इतना डिटेल हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जान लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? जो भी उपकरण बनाए जाते थे और हथियार बनाए जाते थे वो किस धातु से बनाए जाते थे? तो केवल पत्थर से, पत्थर एवं तांबा से, तांबा एवं कांस्य एवं लोहे से, या फिर तांबा, कांस्य और टेन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तांबा, कांस्य और टेन के बने हुए इनके क्या होते थे? हथियार और उपकरण होते थे। ठीक है, ये जो बनाते थे, ये अस्त्र बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। हथियारों में या मतलब अस्त्र में क्या क्या बनाते थे? भाला है, कटार है, तलवार, गदा, बर्छा, कुल्हाड़ी, बसूली, आरा, ये सब चीजें बनाते थे इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? ठीक है, तो जो खालसा है उस जगह की सीमाएं किसके शासन काल में सबसे ज्यादा विकसित हुई थी? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के खिलजी के शासन काल में ही खालसा की सीमाएं जो है सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों, ठीक है, समाज सुधारकों की बात हो रही है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक या फिर मुखिया कौन थे? तो ऑप्शन है एम जी रानाडे, पंडित गणेश रामाबाई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र क्वेश्चन में ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल के ने विलय नीति, ठीक है, विलय नीति प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज राइट। लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय नीति या फिर इसको हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, हड़प नीति प्रस्तुत की थी। ठीक है,
अब इसमें जो है इस नीति के क्या नाम है, इस नीति के द्वारा जो है कौन-कौन से राज्य हड़प किए गए थे, तो उनमें है आपका सतारा है, जैतपुर, संभल, झांसी, ये सब जो है हड़प नीति के तहत हड़प किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। सतारा आपका 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर भी 1849 में और झांसी आपका 1853 में। आगे चलते हैं। अब हमने जो है इतिहास के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? मतलब महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ से उनकी शुरुआत होती मिलती है हमें हिस्ट्री के द्वारा? सूरत से, चंपारण से, असहयोग आंदोलन से या दांडी यात्रा से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको शायद पता होगा, चंपारण से। चंपारण में जो आंदोलन उन्होंने किया था महात्मा गांधी ने, वहां से इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में या भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, चंपारण से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ठीक है, तो ये जो कोटेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या केटी तेलंग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पेपर में आने, कोई भी कोटेशन पूछ लिया था, ये बात किसने कही थी? चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने, विष्णु गणेश पिंगले ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, लाला हरदयाल ने, ठीक है। तो लाला हरदयाल जो थे वो कौन थे? एक क्रांतिकारी थे और एक विद्वान भी थे, ठीक है। तो इन्होंने ही जो है गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और अगर डिटेल की बात करी जाए तो इन्होंने अपने जो जीवन था भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया था। गदर पार्टी के ये महासचिव थे। इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो पंजाबी और सिखों के द्वारा की गई थी। इन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। गदर आंदोलन को लाला हरदयाल के दिमाग की उपज भी माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि गदर क्या नाम है आपका, जो है गदर आंदोलन किसके दिमाग की उपज था? तो लाला हरदयाल के दिमाग की उपज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये और कई बार आता रहेगा और आगे भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और हाँ, इन्होंने भाग लिया था तो किया क्या था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो इन्होंने दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन की मांग की थी, ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने क्या किया था? अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचन की मांग की, ठीक है। इस बात का विरोध भी गांधी जी ने किया था, भाई तुम सबको अलग अलग कैसे मांग सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो भी है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आने, तो ये 10वां क्वेश्चन है। फिर अकेले हम ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी देखेंगे इसी सेट में। 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए, ठीक है। कहाँ पर, किसकी वजह से हुए थे? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 23 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 में हुई थी इनकी गिरफ्तारी, जिसकी वजह से सड़कों पर उग्र प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे, ठीक है। इसका डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या कैसे कैसे क्या हुआ था। तो 23 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के जो शिष्य थे अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में लोगों ने की भीड़ जो है पेशावर की गलियों पर प्रदर्शन करने लगी और गाड़ियों और पुलिसों पर गोलाबारी करने लगी और डटकर सामना करने लगी, ठीक है। पुलिस जो गोलाबारी उन पर कर रही थी तो उसका डटकर सामना कर रही थी। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश शासन का विरोध करने के बाद गिरफ्तार किया गया इन लोगों को। अहिंसा के प्रति वचनबद्ध और अखंडता के प्रति अपनी
हठधर्मिता मतलब कि ये जो ज़्यादा हठ कर रहे थे, तो हठधर्मिता के लिए प्रसिद्ध गफ्फार खान से प्रेरित होकर शहर के अधिकांश स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और इस बात को क्या बोला गया था? खुदाई खिदमतगार, ठीक है? ये एक तरह से आंदोलन टाइप से कह सकते हो, खुदाई खिदमतगार आंदोलन इस तरह से चल गया था जिसकी वजह से लोग उग्र प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी की वजह से। आगे देखते हैं हम लोग। अब भूगोल पर हम आ गए हैं, भूगोल के अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल, ठीक है? एशिया और यूरोप में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। समझ में आ गया? ऑप्शन है पंपास, शवाना, स्टेपेस या तेराई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, स्टेपीज, ठीक है? एशिया और यूरोप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपीज पाए जाते हैं, ठीक है? आगे बात करें, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, मतलब बादल बादल जो है किस मंडल में बनते हैं? ऑप्शन है आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या फिर ओजोन मंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, क्षोभ मंडल में। जो भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं मोस्टली वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है? तो बादल कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में बनते हैं, ठीक है? ऋतु और मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती है वो इसी मंडल में ही होती हैं, ठीक है? आगे बात करें हम लोग, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो आपसे ये पूछा गया है कि भारत का जो नक्शा है उसमें सबसे पूरब की तरफ कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, बी ए ऑप्शन इज राइट। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पहले सूरज भी यहीं निकलता है, ठीक है? सबसे पहले सूरज भी कहाँ निकलता है? यहीं पर निकलता है। इस राज्य के अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा, उसके उत्तर में क्या है? हमारा तिब्बत और चीन है, दक्षिण में नागालैंड और असम है, ठीक है? जैसे कि हमारा आपका अरुणाचल प्रदेश है, जैसे सपोज करो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके ऊपर की तरफ उत्तर में यहाँ पर उत्तर में कौन-कौन से हैं आपके? उत्तर में है आपका तिब्बत और चीन, दक्षिण में अब इसके इधर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में है आपका नागालैंड, असम, पूरब में बात की जाए तो यहाँ पर इसके पूरब में है म्यांमार और पश्चिम में बात की जाए तो इसके पश्चिम में है भूटान। इस तरह से इसकी स्थिति है। इसका जो क्षेत्रफल है 83,700, ठीक है? 83743 83,743, ठीक है? वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका सभी राज्यों के नहीं याद करने पर क्या सबसे पूर्वी है तो इसका इसमें दिमाग में आप रखेंगे सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्यों कि सबसे पहले सूरज भी यहीं से निकलता है। आगे बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? ठीक है, नाथुला दर्रा जैसे ही हम पार करेंगे, क्रॉस करेंगे तो कौन सा देश हमें पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या फिर चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। नाथुला दर्रा के जैसे ही हम पार करेंगे तो उसके पार जो है चीन देश मिलता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है? अब नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य के डोंगेकिया श्रेणी पर स्थित है, ठीक है? इस तरह से भी कह सकते हैं नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है? दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी इसी दर्रे से ही मिलता है। तिब्बत के लिए जो मार्ग मिलता है वो इसी दर्रे से ही मिलता है हमें। 15 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्य उदय उद्योग कहा जाता है? मतलब सूर्य उदय उद्योग कौन सा उद्योग माना जाता है? ऑप्शन है लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, लास्ट ऑप्शन है चाय एवं कॉफी। तो सी ऑप्शन इज राइट। सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग को जो है सूर्य उदय का उद्योग या सूर्य उदय उद्योग कहा जाता है, ठीक है? सूचना और प्रौद्योगिकी को, ठीक है? सनराइज इंडस्ट्री के नाम से इसे जानते हैं, इंग्लिश में इसे सनराइज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, ठीक है? स्टार्टअप वगैरह हैं, तो इसलिए इसे सूर्योदय उद्योग बोला जाता है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं के लिए। अब आप क्या करेंगे कि आप एक क्रम से लिख लीजिए सारी पंचवर्षीय योजना को, कौन सी योजना कब से कब तक चली, तो आप इस बात को याद रखेंगे, जिससे क्या है कि आप पेपर में सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है? आप कम से कम महीना और वर्ष जरूर याद रखिए पंचवर्षीय योजनाओं को, जिससे क्या है कि आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है? तो अब क्या है कि मैं इसके ऑप्शन पढ़ देता हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट आंसर पे ही चलूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस क्वेश्चन जो पंचवर्षीय योजना 11वीं चली थी वो 2007 से चली थी, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे, 2012 तक चली थी, तो हमारा एक ही ऑप्शन 7 से लेकर 12 तक है, तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है? 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 अप्रैल
सॉरी 31 मार्च 2012 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, 3 इसमें सही है और 1 गलत है। ठीक है, 3 सही है और 1 गलत है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 51 से लेकर 56 तक चली थी, बिल्कुल सही है। 51 से 56 तक चली थी, बिल्कुल बात सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, देखो अब समझने वाली बात है, प्रथम जो है हमारी 56 तक चली है, 56 के बाद हमारा 5 साल और जोड़ दें, तो 55 के बाद हमारा 5 साल और जोड़ दें तो 61 पर पहुंचेंगे, तो ये तृतीय बोल रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक चली थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी, ये गलत ऑप्शन टाइप हो गया, सॉरी, एक सेकंड में चेक करता हूँ। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वैसे 2 सही गलत हो जाएँगे, तो यहाँ पर हमें मुझे सही करना पड़ेगा, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना, अब ये चेक कर लेते हैं आगे। छठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर सही कर देते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको बताया ही है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, कि कब से कब तक चली थी, 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस को मिटा देंगे, एक सेकंड आप मुझे दीजिए। इसके ऑप्शन को मैं मिटाने के लिए व्हाइट कलर यूज़ कर देता हूँ, जिससे कि क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 2007 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 2007 से लेकर कब से कब तक चली थी, ठीक है। क्या हम इसके आगे लिख देते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, चलिए कोई नहीं, एक सेकंड दीजिए मुझे, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2007 से लेकर के 2012 तक ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है। तो आप इसको भी इरेज कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा आप सही हमने कर लिया है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। सॉरी, इसमें काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट कर दिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। और हाँ, आपको मैं याद दिला दूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी ये आपसे हमें बस यही हमें हेल्प मिलेगी, जिससे क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल बड़ा होगा, तो हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन को, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना में क्या किया है प्रधानमंत्री ने, ये हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमें। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस वितरण दिया है, मतलब एलपीजी कनेक्शन दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने, बिजली कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बच्चों को वृहद स्तर पर प्रशिक्षण के अभियान दिए हैं, नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो, इसमें क्या है, एलपीजी के कनेक्शन दिए गए थे, ठीक है। तो एलपीजी कनेक्शन दिए गए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऑप्शन इज राइट। सामान्य वर्ग सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं लोग, उनको जो एलपीजी कनेक्शन दिए थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, या अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, या फिर ओबीसी है, इससे कोई फर्क नहीं है। पर वो जो पिछड़े वर्ग है, मतलब गरीब लोग हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता है। इससे कर पर कर नहीं लगता, मतलब वैट क्या है ये हमें बताना है। इससे कर पर कर नहीं लगता है, और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है, ठीक है। ये बात कुछ ठीक लग रही है, अभी मैं आप चेक करा देता हूँ। उत्पादन लागत कम हो जाती है, गलत। बिक्री कर समाप्त हो जाता है, गलत। राज्य द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसायों पर कर से छूट मिल जाती है, ये भी बात गलत है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या होता है कि बार बार जो टैक्स लगता है किसी भी वस्तु पर, वो रुक जाता है, एक ही बार टैक्स लगता है, ठीक है, वैट। ठीक है, कर के ऊपर कर नहीं देना पड़ता हमें। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ था। ऑप्शन है 1950 में, 1955 में, 1957 में, या फिर 1960 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट, 1957 में, ठीक है। ये कब हुआ था, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1957 को ये काम हुआ था। देखिए, अब आपको ये समझना है कि दशमिकीकरण प्रणाली है क्या, ठीक है। मुद्रा की दशमिकीकरण प्रणाली है क्या। तो इसमें क्या है कि सारी जो मुद्रा है वो 10 के आंकड़े में चलेगी, 10 या 100 के आंकड़े में चलेगी, ठीक है। अब समझिए, इससे पहले कौन सी मुद्रा चलती थी, तो इससे पहले जो मुद्रा चलती थी वो चलती थी चौका प्रणाली। कौन सी चलती थी, चौका प्रणाली। इसमें क्या होता था, रुपया होता था, आना होता था, पाई का प्रयोग होता था, ठीक है। अब दशमिकी प्रणाली में क्या हुआ है कि इसमें सभी प्रमाणिक सिक्के जो भी हैं हमारे, वो 10 के गुणांक में होते हैं, ठीक है, 10 के गुणांक में रहेंगे, ठीक है।
दशमलव प्रणाली में 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 अठन्नी बराबर 50 पैसा, अठन्नी चलती थी पहले, 1 अठन्नी में 50 पैसा और 1 चवन्नी में 25 पैसा निर्धारित थे, ठीक है? अब अभी के समय में क्या है कि अठन्नी और चवन्नी आप प्रचलन में नहीं रही हैं, तो उनका यूज़ अब नहीं होता है, ठीक है? तो दशमकीकरण प्रणाली जो शुरू हुई थी, वो हुई थी 1957 में। बात समझ में आ गई है? ठीक है? तो अब आपको बस एक ही काम करना है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, चैनल को सब्सक्राइब करने है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है? जिससे क्या है कि आने वाले समय में हम आपके लिए अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएँ और प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएँ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या है, पेपर में आप मजबूत बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय-बाय, धन्यवाद।